नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार जिले में भले ही खनन बंद पड़ा हो, लेकिन सिडकुल बहादुराबाद हाईवे और ज्वालापुर क्षेत्र के सुभाष नगर में खनन के अवैध भंडारण बिना किसी परमिशन के चलाए जा रहे हैं, जो कि कहीं न कहीं सड़क किनारे अतिक्रमण को भी दर्शाता है। तो वहीं इन्हीं अवैध खनन भंडारणों की वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी होती है और अब इन अवैध खनन भंडारण के ऊपर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला अधिकारी धीराज सिंह गर्बियाल का कहना है कि जनपद में फिलहाल किसी भी तरह के खनन का प्रभावी रोक लगाई गई है। हमें लगातार शिकायतें मिल रही है कि कुछ लोगों द्वारा अवैध भंडारण किया जा रहा है। जल्द ही प्रशासन के अधिकारियों के साथ संयुक्त टीम बनाकर अवैध तरीके से संचालित हो रहे खनन भंडारणों में कार्रवाई की जाएगी। में टीम तो ऑलरेडी बनी रहती है, लेकिन अभी जो शिकायतें मिल रही हैं उनको चेक करने के लिए, जिन्होंने अवैध रूप से खनन सामग्री वगैरह इकट्ठा कर रखी है तो उसको चेक हम करेंगे। और सड़क किनारे खासकर जिन लोगों ने जमा किया है और जिन्होंने खाली प्लॉटों में जिन्होंने जमा किया है, तो कहीं ना कहीं अगर ये पाया जाता है तो इसका मतलब सीधा अर्थ ये माना जा सकता है कि अवैध खनन हो रहा है और लोग वहां से अपने इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसमें तुरंत हम लोग कार्रवाई करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर जहां जगह जगह महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है, तो वहीं विकास नगर के बंडोवाला में जन्माष्टमी पर्व को लेकर सभी महिलाएं सक्रिय हो चुकी है। ऐसा ही बंडोवाला क्षेत्र में देखने को मिला। वहीं क्षेत्र की सभी महिलाओं द्वारा सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, जिसमें उत्तराखंड और पहाड़ की संस्कृति और वेशभूषा को दर्शाया गया और कई झांकियां निकाली गई, जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और पहाड़ की खुशबू देखने को मिली। क्षेत्र की लगभग सभी महिलाओं और बच्चों ने जन्माष्टमी महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही कहा कि उत्तराखंड की धरती को बलिदान की धरती भी कहा जाता है और हर परिवार से एक बच्चे को सेना में जरूर भेजना है। अच्छा लगा। क्या कहेंगे आप? मैं अपने पहाड़ी क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहती हूँ, देखो मैं जिस वेशभूषा में हूँ इसमें हमारे पहाड़ियों का बड़ा योगदान है और आप भी अपने बच्चों को सेना में जरूर भेजें। आज हमारे क्षेत्र में हमारी महिलाओं द्वारा यहाँ पे कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और हमारे क्षेत्र की सभी बहनों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को अपने उसमें रखने के लिए अपना पूरा योगदान हमारी महिला दे रही हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा है हमें। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं ये प्रोग्राम करते आ रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी संस्कृति बचाने का रहता है कि मेरी संस्कृति बची रहे, क्योंकि धीरे धीरे हमारी गढ़वाल की संस्कृति जो भी है वो खत्म होती जा रही है। तो ये एक जरिया है, जन्माष्टमी महोत्सव है ये, लेकिन इसमें अपने कल्चर का जो मेन है वो यहाँ पे हमने दिखाया है, दर्शाया है और यहाँ पे सभी लोगों ने, सभी क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों ने सहयोग किया है, सभी लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सभी लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें और अपनी संस्कृति को बचा के रखें। रविवार देर शाम बागेश्वर में चुनाव प्रचार थमने के बाद सुबह के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ग्वालदाम पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने वन विश्राम गृह ग्वालदाम में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए स्वयं धामी ने बागेश्वर उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि बागेश्वर चुनाव के दौरान उन्होंने गरुड़ और काफलीगैर में जनसभाओं के साथ ही बागेश्वर उपचुनाव में जनसंपर्क किया और कहा कि पूर्व मंत्री चंदनराम दास के विजन और विकास कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य बीजेपी कर रही है और ऐसे में विकास के विजन को देखते हुए बागेश्वर की जनता बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास को विधानसभा तक पहुंचाने का जारी रहेगी। वहीं बागेश्वर का चुनाव एक तरफा बीजेपी ही जीत रही है। बागेश्वर के लोग बागेश्वर के विकास के लिए आगे आए हैं। वहां की माताएं बहनें आगे आई हैं। सभी आकर उन्होंने एक तरफा समर्थन जहां जहां भी हम गए हैं
दिया है और सभी ने भरोसा दिया कि एक बड़ी जीत बागेश्वर से होगी और निश्चित रूप से हम बागेश्वर के विकास के लिए पहले से ही संकल्पित हैं। और चंदन रामदास जी के असामयिक देहांत के बाद इस सीट पर चुनाव हो रहा है। बहुत सारे उनके काम थे जो उन्होंने पूरे किए हैं, बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाया है, उन सभी को हम पूरा करेंगे। और मानसखंड जो मंदिर माला मिशन है, उस मंदिर माला मिशन में हमारा गरुड़ का बैजनाथ कतूरी क्षेत्र से लेकर बागनाथ जी का मंदिर, सरयू का घाट, उन सभी को, वहाँ की पेयजल पंपिंग योजनाएं हैं। निकट भविष्य में मेडिकल कॉलेज की ओर हम बढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारी सड़कें हैं, बहुत सारे क्षेत्रों का विकास है, स्कूल हैं, अस्पताल हैं। स्कूल वहाँ पर, अस्पताल वहाँ पहले ही हमने 200 बेड का स्वीकृत कर दिया है। रोडवेज का बड़ी कार्यशाला वहाँ पर पहले ही बन चुकी है। तो लोग इन सब चीजों को देख रहे हैं। और चंपावत में भी उपचुनाव हुआ था, चंपावत के लोगों ने विकास के लिए आगे आए थे। आज चंपावत सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़ रहा। इसी प्रकार से हमारा बागेश्वर भी आगे बढ़ेगा। और सही में चूंकि पार्वती दास जी जो वहाँ की प्रत्याशी हैं, चंदन रामदास जी की धर्मपत्नी, तो शिव की नगरी है। शिव की नगरी में पार्वती जी का जीतना भी बहुत जरूरी है, इसलिए लोग वहाँ जिताने के लिए आगे आ रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव से ग्वालतम लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्वालतम में रात्रि विश्राम के बाद सोमवार को वन विश्राम गृह ग्वालतम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और थराली विधायक भूपाल राम टमटा की मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। यहां पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने प्रेस को जानकारी देते बताया कि इस बार की आपदा और अतिवृष्टि से उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्र में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जहां कई जगह आपदा से लोग बेघर हुए तो कई जगहों पर सरकारी परिसंपत्तियों का भी काफी नुकसान हुआ। वहीं विधानसभा सत्र पर बोलते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विधानसभा सत्र में उत्तराखंड के विकास और नई योजनाओं के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। बहुत क्षति इस बार हुई है। पुलों का नुकसान हुआ है, सड़कों का नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है, खेती का नुकसान हुआ है। अनेकों स्थानों पर तमाम प्रकार से आपदाग्रस्त होने के कारण से बहुत बड़ी क्षति हुई है। उसके लिए सभी जगह आकलन कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है कि उन क्षेत्रों का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण आगे बढ़े। उसके लिए केंद्र से भी बात कर रहे हैं। केंद्र की सरकार भी अपनी टीम भेजकर उसका एक आकलन करवा रही है और हम जल्दी से जल्दी पुनर्निर्माण के कामों को पूरा करेंगे। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस शुरू से ही इस बात को कहती आई है कि उपचुनाव में सरकार की सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे और जनता वहां परिवर्तन चाहती है। जहां उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को एहसास हो चुका है कि वह चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए उन्होंने वहां ड्यूटी में तैनात केंद्रीय ऑब्जर्वर पर सवाल खड़े किए। देखिए, लगातार कांग्रेस ने कहा है कि इस चुनाव में, बाई इलेक्शन में सरकारी मशीनरी का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, धन बल का इस्तेमाल हो रहा है और जिस तरह का वहां पर वातावरण बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, भयभीत है। जनता का रुझान, जनता का आशीर्वाद, सहयोग निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में है और परिवर्तन चाहती है बागेश्वर की महाजनता। लेकिन
यह एहसास हो चुका है भाजपा को कि हम चुनाव में पराजित हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने केंद्रीय पर्यवेक्षक पर जो भी शिकायत की है, उनके कामकाज पर उनको सवालों में के घेरे में लेने की कोशिश की है और ये बिल्कुल बेबुनियाद है और डर भाई की आशंका है उन्हें कि हम चुनाव हार चुके हैं। ये उनकी हताशा को दर्शाता है। बागेश्वर उपचुनाव में केंद्रीय ऑब्जर्वर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कई गंभीर आरोप लगाए। उन आरोपों को लेकर उन्होंने उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आरोपों पर उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम ने कहा है कि ऑब्जर्वर चुनाव आयोग की गाइडलाइन के तहत ही काम कर रहे हैं। के अलावा कम्युनिकेशन शैडो एरिया है। 9 पोलिंग बूथ में कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है। उधर हम लोग वायरलेस सेटअप कर लिया गया है रिपीटर्स के माध्यम से। उसका हम लोग ड्राई रन भी चेक कर लिया गया है और उसका प्रॉपर व्यवस्था हो चुका है। सो टोटल हम लोग 168 व्हीकल का व्यवस्था किया गया है और माइक्रो ऑब्जर्वर हमने 15 माइक्रो ऑब्जर्वर का लगाया गया है और हमारे पास वल्नरेबल पोलिंग बूथ भी 15 है। सो नंबर ऑफ वल्नरेबल पर्सन जो वोटर्स है 142 लोग का हमने आइडेंटिफाई किया है और जो पर्सन वल्नरेबल काज कर रहा है ट्रबल मेकर्स है हमने 29 लोग का आइडेंटिफाई किया है। इनके 29 लोग के खिलाफ हम लोग जितना भी प्रिवेंटिव सेक्शन में कार्रवाई करना था हमने कर चुका है। इसके अलावा हम लोग वोटर असिस्टेंस बूथ सेटअप किया है और हर पोलिंग बूथ में हमने ASD लिस्ट, एब्सेंटी, शिफ्टेड डेड वोटर का लिस्ट सेपरेटली बना रखा है। उसका हमारा BLO उधर उस दिन पोलिंग के दौरान पोलिंग बूथ पे रहेंगे और हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम में जो मीडिया का मॉनिटरिंग भी होगा, जो कम्युनिकेशन का कोऑर्डिनेशन के लिए और वेबकास्टिंग के लिए भी हम लोग कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग के लिए लगा है। सेंट्रल ऑब्जर्वर पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का आरोप लगाते हुए भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव अधिकारियों से भेंट कर कार्रवाई की मांग की है। पार्टी के चुनाव आयोग संपर्क विभाग के प्रभारी तथा प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल ने कहा है कि चुनाव आयोग की ओर से सेंट्रल ऑब्जर्वर राजेश कुमार का आचरण अशोभनीय और संदेहास्पद है। वह भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं और अधिकारियों पर भी अनुचित दबाव बना रहे हैं। इससे चुनाव की निष्पक्षता बाधित हो रही है। उन्होंने मामले का संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। भाजपा चुनाव आयोग संपर्क विभाग संयोजक एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल ने बताया है कि हैरानी की बात है कि जहां अधिकारियों को निष्पक्ष, बिना भय, बिना किसी द्वेष के चुनावों में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, वहीं सेंट्रल ऑब्जर्वर कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य के समान कार्य करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी को परोक्ष तथा अपरोक्ष लाभ पहुंचा रहे हैं। देखिए, बागेश्वर के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस मेहनत से और लगन से काम कर रहे थे, सभी नेता अपने अपने स्तर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो वहीं कुछ लास्ट के दिनों में देखने को मिला कि जो सेंट्रल ऑब्जर्वर वहां आए हुए थे, उनके द्वारा विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया है, उनको रोका गया है प्रचार और प्रसार करने के लिए
ऐसे तमाम विषय थे कि जिससे लगता है कि वो किसी मानसिक दृष्टि से किसी एक पक्ष को समर्थन करने वाले हैं। इसलिए ऐसा लगा तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा चुनाव आयोग को इस बाबत लिखित में शिकायत की गई है। और जहां तक प्रश्न है चुनाव का, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही वहां पर जीतने वाली है। देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि उपचुनाव में 1,18,264 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 60,076 पुरुष मतदाता है, जबकि 58,188 महिला मतदाता हैं। सर्विस मतदाताओं की बात करें तो कुल 2,207 सर्विस मतदाता हैं, जिनमें महिला मतदाता 57 और पुरुष मतदाता 2,150 है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कुल मतदेय स्थल 188 है, जबकि कुल मतदान केंद्र 172। वालनारेवल पोलिंग स्टेशन 15 है। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के लिहाज से 1,444 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। कांग्रेस की तरफ से भी इनका ज्ञापन दिया गया है, सो उसको भी हम लोग डीईओ को दे दिया गया है। उसमें जो भी कंप्लेंट है उसके जांच करके उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करने की। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने 5 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। सत्र के लिए देहरादून जाने से ठीक पहले सुमित हृदेश ने कहा कि ये सरकार जनता के मुद्दों पर जवाब देने से भागती है और इसीलिए विधानसभा सत्र को 2-3 दिन में समाप्त करके केवल औपचारिकता पूरी की जाती है। उन्होंने कहा कि दर्जनों विभाग मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन उन विभागों के प्रश्न देने के बजाय स्वयं सदन में कुछ नहीं बोलते और विधानसभा सत्र में केवल औपचारिकता की जाती है। वहीं सुमित हृदेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे अन्य राज्यों में 21 दिन का सत्र चलता है, लेकिन उत्तराखंड में 2 दिन में ही विधानसभा सत्र को समाप्त कर केवल औपचारिकता पूरी की जाती है और सरकार विपक्ष के सवालों से पूरी तरह से किनारा कर लेती है। सुमित हृदेश का कहना है कि इस विधानसभा सत्र में विपक्ष नियम 310 और 58 के तहत कई ज्वलंत मुद्दे उठाएगा। साथ ही अपनी विधानसभा हल्द्वानी में अतिक्रमण, आपदा और रेरा का मुद्दा भी सदन में जोर शोर से उठाया जाएगा। ये जो सत्र है पूरे बजट जिसमें पेश करा जाएगा, इसकी जो अवधि है वो अवधि एक मजाक है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। सदन का पटल एक जगह होती है जहां पे विपक्ष खुल के जनता के हित के जो विषय होते हैं उन पे सवाल उठाता है और सरकार प्रयास करती है कि जवाब दे पाए। लेकिन पिछले वर्ष अगर 2022 की हम बात करें, मात्र 8 दिन सत्र चला है। 8 दिन 365 में से अगर 8 दिन ही केवल सरकार को हम कटघरे में खड़े करके सरकार से सवाल पूछ सकते हैं और जनहित के सवाल पूछ सकते हैं, कोई व्यक्तिगत मसला तो है नहीं। और उसमें भी सरकार अगर अपनी जिम्मेदारियों से भागी है और सदैव भाग रही है, तो आप सरकार की मंशा को समझिए। ये राज्य की सरकार जनहित के अलावा सारे कार्य करने में बहुत अव्वल है। धार्मिक उन्माद फैलाना हो, लोगों को भयभीत करना हो, चिन्हीकरण करना हो, नए नए कानून, काले कानून रेरा जैसे यहाँ पे लगाने हो, इन सारे विषयों में सरकार बहुत आगे है। तो ये सुमित हृदेश ने सरकार पर कई सवाल उठाए हैं और मुद्दों पर जवाब देने की बात भी कही, क्योंकि 5 सितंबर से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है और ऐसे में विपक्ष पूरी तरीके से सरकार को घेरने के लिए तैयार है। जहां कई मुद्दे विपक्षियों द्वारा उठाए जाएंगे, तमाम मुद्दे सुमित हृदेश द्वारा गिनाए गए हैं। रुड़की में एसडीएम चौक के पास उत्तराखंड किसान मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर महापंचायत की। इस महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए, जिन्होंने सरकार से मुआवजा सहित कई तरह की मांग रखी है। बताते कि महापंचायत में
आसपास से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे और पूरे शहर को जाम कर दिया। उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड का कहना है कि किसानों को टबूल चलाने के लिए बिजली मुफ्त दी जाए और बरसात के कारण जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई उनको सरकार 1100 पर बीघा मुआवजा दे रही है, लेकिन उनकी मांग है कि मुआवजा 10,000 कर दी जाए। से 5 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा विधानसभा और उसके आसपास के ड्यूटी पॉइंटों का स्थलीय निरीक्षण किया गया है और वहीं इस दौरान एसएसपी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा के समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही विधानसभा के आसपास पूर्व में निर्धारित किए गए स्थान पर प्रभावी बैरिकेडिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा बैरिकेडिंग पर समुचित संख्या में पुलिस बल की नियुक्ति करने के निर्देश दिए। चलिए इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल में देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।